नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री से जुड़े कुल जितने सारे प्रश्न लिया है, ये प्रश्न आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बताइएगा, तभी पता चल पाएगा कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाया है। वीडियो के एंड में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब दे पाया है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहसंयोजक रवा। हीरा निम्नलिखित में से सहसंयोजक रवा है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है, किसी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर आप लोग बताइए कि किसी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, यहाँ पर 2 का सही जवाब होगा मोललता। मोललता आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें कहा गया है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे। आयनीकरण का सिद्धांत देने वाले थे अर्हेनियस। ऑप्शन नंबर बी 3 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है। आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम के निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र है। आप लोगों को आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र बताना है। यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर होगा H3PO4, यानी कि यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल का दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर सूत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला गया है, क्लोरोटन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है किससे, बताइए। क्लोरोटन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है किससे, बताइए। किससे अभिक्रिया होती है जब क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोटोन बनता है। तो यहाँ पर 6 का सही जवाब होगा एसीटोन से। एसीटोन से जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है तो क्लोरोटोन बनता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है। तो यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा मेथेन। मेथेन बनता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर होगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा हीरा। हीरा एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है, बताइए। तो यहाँ पर 9 का सही जवाब होगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी 9 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? आप लोगों को उस यौगिक का नाम बताना है जो कि ध्रुवीय है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि इन चारों में कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 10 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए 10 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 11 नंबर के प्रश्न में कहा गया है समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत देने वाले कौन थे? आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहाँ पर 11 का सही जवाब होगा वर्नर। वर्नर ने ही दोस्तों सबसे पहले सिद्धांत दिया था किसका? तो समन्वय यौगिकों का। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है ब्यूटेन टू ऑल है एक। ब्यूटेन टू ऑल क्या है एक? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल ही ब्यूटेन टू ऑल है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? जब सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल का वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सा आयन मुक्त होता है? आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर 13 का आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 14 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन केंजारो अभिक्रिया देता है? इनमें से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा HCHO। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अभिक्रिया दिखाई दे रहा होगा CH3 CHNS3 CH3 का IUPAC नाम है। आप लोगों को इसका IUPAC नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा प्रोपेन टू एमीन। प्रोपेन टू एमीन ही 15 का सही जवाब होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी में आने वाला जो आंसर है उसे याद रखिएगा। 16 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज। सेलुलोज प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? प्रतिऑक्सीकारक का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि 17 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 17 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। लेसिथिन भी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल भी हो जाएगा, विटामिन ई भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा यदि आपने बताया है तो। 18 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? आप लोगों को अक्रिस्टलीय ठोस का नाम बताना है। यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों 19 का सही जवाब होगा 14। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की कुल संख्या 14 होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 19 का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर अगर हम 20 नंबर के प्रश्न में चलें तो दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? ऐसा वह कौन सा दोष है जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा शॉर्टकी दोष के कारण ही क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर सवाल है मुलालता को व्यक्त किया जाता है किस में? मुलालता को किस में व्यक्त किया जाता है? मुलालता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है
किसी तनु घोल का अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है। किसी तनु घोल का अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा विलय के कणों की संख्या पर। विलय के कणों की संख्या पर ही तनु घोल का, किसी भी तनु घोल का, ठीक है, किसी भी तनु घोल का अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वो कितना फैराडे कहलाती है? तो दोस्तों आप लोगों को वह मात्रा बताना है कि वह मात्रा कितना फैराडे होगी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 2 फैराडे। ऑप्शन नंबर सी 23 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? किसी भी विलयन की जब सांद्रता घटती है तो सांद्रता घटने के साथ उसमें क्या परिवर्तन होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा मोलर चालकता बढ़ती है। उस विलयन की जो मोलर चालकता होती है वो बढ़ती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? आप लोगों को उस सेल का नाम बताना है जो कि बिल्कुल भी प्राथमिक सेल नहीं है। तो यहाँ पर 25 का सही आंसर हो जाएगा लेड संचायक। लेड संचायक बिल्कुल भी प्राथमिक सेल नहीं है, इसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? ऐसा वह कौन सा कारक है जो कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताप, सांद्रण, दाब, ये तीनों ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर 27 का आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए 27 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है वह कहलाता है। यानी कि वह क्या कहलाता है दोस्तों? जिसके कारण किसी पदार्थ के जल का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ही आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्टॉर्च। और स्टॉर्च ही कोलाइडी विलयन में दोस्तों नहीं बोला गया कौन जल में, हाँ जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? बताइए पायसी कारक कौन है भैया? यहाँ पर पायसी कारक हो जाएगा साबुन। इन सभी में पायसी कारक साबुन है, ना कि तेल है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए अगर लगा है तो बहुत ही आपने अच्छा बताया है। 31 नंबर सवाल है कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? आप लोगों को बताना है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर हो जाएगा जिंक। दोस्तों जिंक धातु का अयस्क ही कैलामाइन होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। जिंक ब्लेड भी दोस्तों जिंक का ही अयस्क होता है, आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर में कहा गया है थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? थर्मोइट विधि में, थर्माइट नहीं है, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? अवकारक का नाम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम ही दोस्तों हो जाएगा अवकारक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। थर्मोइट को थर्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है। 33 नंबर के प्रश्न में कहा गया है लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? लोहा धातु का जब निष्कर्षण होता है तो निष्कर्षण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? आप सभी को उसका नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 34 नंबर के प्रश्न में पूछा
पूछा गया है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम क्या है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी 34 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो दोस्तों यहां पर 35 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर के प्रश्न में कहा गया है ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन है, बताइए तो क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन और ओजोन एक प्रकार के दोस्तों अवरूप है, इसलिए अवरूप नहीं अपरूप बोलेंगे, ठीक है? अपरूप है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहां पर 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों H2PO2। यहां पर ऑप्शन नंबर ए 37 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 38 नंबर सवाल है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है बताइए तो? डी ब्लॉक के, ठीक है? आप लोग याद रखना डी ब्लॉक। यहां पर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो यहां पर दोस्तों 39 का बिल्कुल सही आंसर होगा लैंथेनाइड। लैंथेनाइड यदि आप लोगों ने बताया है तो आपने बिल्कुल सही बताया है। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं फेरिक साइनाइड, ठीक है? यहां पर 3- है ऑक्सीकरण संख्या में Fe3 की ऑक्सीकरण अवस्था है। आप लोगों को बताना है कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो यहां पर 40 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि +3 ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर ठीक इसी प्रकार से 41 नंबर क्वेश्चन में है CuNH3 का यहां पर 4 है और उसके ऊपर दोस्तों 2+ है, यानी पावर में 2+ है। इसमें पूछा गया संकरण, इसमें कौन सा संकरण होता है आप लोगों को उस संकरण का नाम बताना है। तो दोस्तों यहां पर 41 का सही आंसर हो जाएगा DsP2। इसमें DsP2 संकरण होता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों देखिए sp2 ही पढ़ेंगे, sp² नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग इसको sp2 ही पढ़िएगा। 42 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? बताइए तो विटामिन B12 में इनमें से कौन उपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट। हाँ, कोबाल्ट ही रहता है भैया। ऑप्शन नंबर ए 42 का सही आंसर होगा। 43 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है? आप लोगों को उस दोस्तों आयन का नाम बताना है। यहां पर बोला गया है निम्नलिखित में किस जटिल आयन की, हाँ, उस दोस्तों जटिल आयन का नाम बताना है जिसका ज्यामिति बिल्कुल भी चतुष्फलकीय नहीं है। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा ये वाला, ठीक है? ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? निकेल साइनाइड वाला। 44 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराया जाता है तो क्या बनता है? आप लोगों को यही बताना है। तो यहां पर 44 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। ब्यूटेन ऑप्शन नंबर बी 44 का करेक्ट जवाब होगा। 45 नंबर में चलते हैं निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है? निषेचक के रूप में होता है, आप लोगों को बताना है। 45 का यहां पर सही आंसर होगा क्लोरोफार्म। ऑप्शन नंबर ए 45 का सही जवाब होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र आप लोगों को बताना है। यहां पर 46 का सही आंसर होगा CCl3CHO। ऑप्शन नंबर ए 46 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 47 नंबर के प्रश्न में कहा गया है जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है? आप लोगों को उस यौगिक का नाम बताना है। तो यहां पर 47 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन। मीथेन यौगिक बनता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर के प्रश्न में कहा गया है समान सूत्र जो एल्कोनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप लोगों का CnH2n+2O। ऑप्शन नंबर सी 48 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 नंबर के प्रश्न में कहा गया है
एथेनॉल का समयावधि निम्नलिखित में कौन है? एथेनॉल का समयावधि आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर होगा डाई मेथिल ईथर। अगर आप लोगों ने डाई मेथिल ईथर बताया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, 50 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? ल्यूकास अभिकर्मक का नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 50 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। अनाद्र जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि सांद्र वाला है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 50 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 51 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? आप लोगों को ये बताना है निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है। तो यहाँ पर 51 का सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में ही संभव है। 52 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? इनमें से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? आप लोगों को उस शर्करा का नाम बताना है। तो यहाँ पर 52 का सही जवाब होगा दोस्तों फ्रुक्टोस होगा। ठीक है, फ्रक्टोस होगा, फ्रक्टोस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा फ्रक्टोस। 53 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर 53 नंबर सवाल है निम्न में से कौन ऑस्टेरॉइड से संबंधित है? ऑस्टेरॉइड से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन ऑस्टेरॉइड से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी ही ऑस्टेरॉइड से संबंधित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 54 का सही आंसर हो जाएगा गुवेनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ऑप्शन नंबर बी 54 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 55 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 55 का सही आंसर होगा बलनीकरण। ऑप्शन नंबर सी 55 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 56 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? बहुलक है। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? आप लोगों को योगशील बहुलक का नाम बताना है। यहाँ पर 56 का करेक्ट जवाब हो जाएगा उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर सी 56 का सही आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा ब्यूटाइडेन एवं स्टाइरिन। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सही आंसर ब्यूटाडाइन एवं आस्टायरिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मेरा मोबाइल फूट गया दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए थोड़ा सा कुछ गलती बोला जा रहा है। ठीक है, गलती आंसर नहीं बल्कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना वो थोड़ा बहुत गलती हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 58 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? इनमें से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो यहाँ पर 58 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सभी, यानी कि सैकरिन भी होगा, एस्पार्टेम भी होगा, सोडियम साइक्लोमेट भी होगा। ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी होगा। 59 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग होता है आप लोगों को यही बताना है। तो 59 का यहाँ पर सही आंसर होगा फिनॉल। फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के प्रश्न में चले तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें यह समूह उपस्थित है? ये जो आप समूह देख रहे हैं ना, यह समूह उपस्थित है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों का सही आंसर होगा वो होगा कीटोन। कीटोन में ही, कीटोन क्रियाशील मूलक में यह समूह उपस्थित है, इसलिए 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 क्वेश्चन में कहा गया है रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है जी? तो यहाँ पर 61 का सही आंसर हो जाएगा 95.5% एल्कोहल। ठीक है, 95.5% एल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र है। आप लोगों को बताना है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र क्या होगा जी? तो यहाँ पर 62 का सही आंसर होगा CnH2n
ओ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आपने बताया था तो बिल्कुल सही आपने बताया था। 63 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 63 का सही आंसर हो जाएगा एसीटोन। एसीटोन ऑप्शन नंबर ए 63 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 64 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहां पर दोस्तों 64 का सही आंसर हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहां पर 65 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। ऐसा वह कौन सा यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। तो यहां पर 65 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल 65 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर 66 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है। तो यहां पर 66 का सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी। यहां पर 66 का सही आंसर हो जाएगा ईस्टर। ईस्टर दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 67 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के दोबारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है। आप लोगों को उस अभिकर्मक का नाम बताना है जिसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद यानी कि अंतर किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों उस अभिकर्मक का जो नाम है वो है दोस्तों NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 68 नंबर में आते हैं। यहाँ पर 68 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। आप लोग यहाँ पर अभिक्रिया देख लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। अभिक्रिया दोस्तों नहीं दिया है, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन रहा है ना उत्पाद के रूप में, वही उत्पाद के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। तो बताइए कि इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इन चारों में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा CO, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक है। प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक कौन है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 69 का सही आंसर NH2 होगा। ऑप्शन नंबर बी 69 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 70 नंबर के प्रश्न में कहा गया है एथिल एमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है। जब एथिल एमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, आप लोगों को उस पदार्थ का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 70 का सही आंसर हो जाएगा C2H5OH। यहाँ पर दोस्तों एथेनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर ए 70 का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं इनमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं जो भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में नहीं आए, आपके एग्जाम में अगर मैच नहीं किए तो दोस्तों आप लोग कभी भी मेरे वीडियो को नहीं देखिएगा। मेरे वीडियो पर दोस्तों आप लोग जो चाहे वो लिखकर आप लोग मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिलता होगा तभी जाकर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग दोस्तों पहली बार हैं तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।